स्टूडेंट्स, आज हम कोलाइडी विलयनों के गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोलाइडी विलयनों के गुण। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुण आप समझ लीजिए, आप सॉल्यूशन लेसन में इसको पढ़ भी चुके होंगे कि जो अणुसंख्यक गुण होते हैं वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो अणुसंख्यक गुण, क्या बोला हमने? अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? अणुओं की संख्या पर। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन में भी पढ़ चुके हैं, विलियन लेसन में। अणुसंख्यक जो गुण होते हैं वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब आप बताइए कि जो वास्तविक विलयन होता है उसमें जो कण होते हैं उनका साइज कितना होता है? 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। छोटे छोटे कण होते हैं। जबकि कोलाइड के जो कण होते हैं उनका आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो मतलब इनसे तो बड़े हैं ना। ये 0.1 से 1 नैनोमीटर है और ये कोलाइड विलयन के कण कितने हैं? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो ये कण थोड़े बड़े हैं। तो वास्तविक विलयन में कण बहुत छोटे होते हैं जबकि कोलाइड में थोड़े बड़े होते हैं। और अब आप आता है कि यहाँ जब छोटे छोटे कण होंगे वास्तविक विलयन में तो कणों की संख्या क्या होगी? ज्यादा। और यदि बड़े बड़े कण होंगे तो कणों की संख्या क्या होगी कोलाइडी विलयन में? कम। बात समझे कि वास्तविक विलयन में छोटे छोटे कण होते हैं, कोलाइड विलयन में वास्तविक विलयन की अपेक्षा थोड़े कणों का आकार बड़ा होता है। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, इस 1 नैनोमीटर से बड़े कण इसमें आ रहे हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे इसमें आ रहे हैं वास्तविक विलयन में। तो वास्तविक विलयन में कणों की संख्या कोलाइड्स विलयन में कणों की संख्या की अपेक्षा ज्यादा होते हैं। फिर से समझ लीजिए, वास्तविक विलयन में कणों की संख्या ज्यादा होती है, कोलाइड विलयन में कणों की संख्या कम होती है। तो जो अणुसंख्यक गुण होते हैं वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। कौन कौन से होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म? जैसे कि आपका 4 होते हैं, परासरण, दाब, ये सब आपने सॉल्यूशन में पढ़ा होगा। वाष्प, दाब में अवनमन। तीसरा कौन सा है? हिमांक में उन्नयन। और एक और है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अणुसंख्यक गुण जो होते हैं वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। कौन कौन से होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म? परासरण, दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। अब आप हमें ये बताइए कि अणुसंख्यक गुण जो होते हैं वो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। जहां अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो उनके मान ज्यादा होंगे। अब यहाँ पर आप भाषा पढ़िए। कोलाइडी कण बड़े पुंज होने के कारण एक कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन की तुलना में कणों की संख्या कम होती है। ये तो मैं बोल रही हूँ कि कोलाइडी कण क्या होते हैं? बड़े होते हैं और वास्तविक विलयन में कण छोटे होते हैं। इसलिए यदि हम इनकी तुलना करें तो कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या कम होती है। किसकी अपेक्षा? वास्तविक विलयन की अपेक्षा। तो समान सांद्रता पर, हमने सांद्रता दोनों विलयन की क्या ली है? समान। तो समान सांद्रता पर अणुसंख्यक गुण के मान उसी सांद्रता के वास्तविक विलयनों द्वारा दर्शाए गए मानों से कम कोटि के होते हैं। तो यहाँ अणुओं की संख्या कम है तो यहाँ परासरण दाब, हिमांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब में अवनमन, इन सब गुणों के मान क्या होंगे? इनकी अपेक्षा क्या होंगे? कम। यहाँ अणुओं की संख्या ज्यादा है इसलिए अणुसंख्यक गुण धर्म के मान ज्यादा आते हैं और यहाँ पर अणुओं की संख्या कम है इसलिए अणुसंख्यक गुणों के मान क्या आते हैं? कम आते हैं। ये तो वो कह रहे हैं निम्न कोटि के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं टिंडल प्रभाव। क्या पढ़ते हैं? टिंडल प्रभाव। हमने यहाँ एक गिलास, एक बीकर ले लिया। इस बीकर में क्या भरा हुआ है? वास्तविक विलयन। एक और गिलास लिया या बीकर लिया, उसमें क्या भरा हुआ है? कोलाइडी विलयन। अगर हम यहाँ से एक टॉर्च लेके इसमें लाइट डालें, क्या डालें? लाइट डालें। तो लाइट जब हम डालेंगे, जब कैसा विलयन भरा हो? वास्तविक विलयन भरा हो। बीकर में क्या भरा हो? वास्तविक विलयन।
और लाइट जब हम डालेंगे तो यहाँ पर जब हम समकोण पर देखेंगे, समकोण से देखेंगे ऊपर से, तो हमें यहाँ पर लाइट का पथ नहीं दिखेगा, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। ये देखो, ये हमने यहाँ लाइन नहीं बनाई। जबकि हम कोलाइडी विलयन लें और कोलाइडी विलयन में भी यहाँ से हम टॉर्च से या किसी भी तरीके से लाइट डालें तो ये जो पथ है, ये यहाँ पर ये पथ हमको दिखेगा। कहने का अर्थ ये है कि जब बीकर में वास्तविक विलयन होगा और हम लाइट पास कराएंगे, लाइट गुजारेंगे वास्तविक विलयन से, तो गिलास के अंदर मतलब बीकर के अंदर जो लाइट का पथ होगा वो नहीं दिखेगा। लेकिन जब बीकर में कोलाइडी विलयन भरा होगा और हम प्रकाश को गुजारेंगे तो प्रकाश का पथ जो है वो गिलास के अंदर या बीकर के अंदर भी हमको दिखेगा। ये ऐसा क्यों होता है? सर इधर पथ नहीं दिख रहा है हमको, यहाँ पथ लाइट का पथ नहीं दिख रहा है, प्रकाश का पथ नहीं दिख रहा है हमको, यहाँ प्रकाश का पथ दिख रहा है। वास्तविक विलयन में प्रकाश का पथ नहीं दिख रहा है, जबकि कोलाइडी विलयन में प्रकाश का पथ दिख रहा है। क्यों? आप कहोगे क्यों? तो क्योंकि कोलाइडी कण जो होते हैं, कोलाइडी कण क्या करते हैं? प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं। कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। इसी वजह से कोलाइडी विलयन में लाइट का पथ दिखता है। अब यहाँ पर लिखा है साफ साफ, कोलाइडी कण प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करते हैं। प्रकाश का यह प्रकीर्णन कोलाइडी परिक्षेपण में किरण के पथ को प्रदीप्त कर देता है। क्या कर देता है? किरण जहाँ से निकल रही थी उस पथ को क्या कर देता है? प्रदीप्त कर देता है, दीप्त कर देता है। इसको हम इस तरीके से और पढ़ेंगे। अभी यहाँ चित्र देखिए, ये एक बीकर है, इसमें क्या भरा हुआ है? कोलाइडी विलयन। यहाँ पर एक हमने प्रकाश का स्रोत लिया, यहाँ से प्रकाश हम देख रहे हैं और यहाँ पर लंबवत देखते हैं, इसी डायरेक्शन में देखना कि यहाँ से प्रकाश डाल रहे हैं, इसी डायरेक्शन में देखें, इस डायरेक्शन में नहीं, 90 अंश का कोण लंबवत देखना है। यहाँ पर एक सूक्ष्मदर्शी रखा है, ये देखो यहाँ आंख से देख रहे हैं, तो हमको यहाँ पर ये क्या होता है? ये प्रकाश देखो, ये प्रकीर्णन हुआ सभी दिशाओं में। ये सभी दिशाओं में क्या हो रहा है? प्रकीर्णित प्रकाश। जिस वजह से यहाँ पर देखो एक शंकु सा बन रहा है। इस शंकु को, इस शंकु को हम क्या कहते हैं? शंकु आप मैथ में पढ़ते होंगे। ये देखो शंकु बना हुआ है पूरा। इस शंकु को क्या बोलते हैं? टिंडल शंकु। और इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम ब्राउनी गति पर। किस पर आते हैं? ब्राउनी गति। तो जो ब्राउनी गति है, अच्छा, कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति किसने दी? रॉबर्ट ब्राउन ने, साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। अब आप हमें ये बताइए कि कोलाइडी विलयन में होता क्या है? परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। मान लिया ये हमने छोटे छोटे कण परिक्षिप्त प्रवस्था के हैं और ये बड़ा कण किसका है? परिक्षेपण माध्यम का। ये छोटे छोटे कण हमने क्या मान लिए? ये क्या है? हमारी परिक्षिप्त प्रवस्था। और ये क्या है? हमारा परिक्षेपण माध्यम। तो क्या करते हैं, जो कोलाइडी कण होते हैं, ये परिक्षिप्त जो प्रवस्था, ये कोलाइडी कण है, ये क्या है? कोलाइडी कण। और ये क्या है? हमारा परिक्षेपण माध्यम का कण है। ठीक है। ये कोलाइडी कण निरंतर टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति करते रहते हैं, इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इसी गति को, ये कौन सा कण है? कोलाइडी कण। कोलाइडी कण कोलाइडी विलयन में जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में गति करते रहते हैं। इस गति को हम ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं। और ये गति किसने दी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्राउनी गति होती क्यों है? तो ब्राउनी गति क्या होती है कि कोलाइडी कण और परिक्षेपण माध्यम के कण के बीच में होता है कोलाइजन, टक्कर होती है। क्या होती है? टक्कर। इस टक्कर की वजह से परिक्षेपण माध्यम से इनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे ये टेढ़े मेढ़े चलते रहते हैं। अभी आप भाषा से समझिए। ब्राउनी गति को परिक्षेपण माध्यम के अणुओं द्वारा, ब्राउनी गति को किसके द्वारा? परिक्षेपण माध्यम के, ये मैंने बोला ना, ये परिक्षेपण माध्यम के अणुओं द्वारा कोलाइडी कणों से असमान टक्कर के द्वारा समझाया गया है। ये एक परिक्षेपण माध्यम है और ये क्या है? मान लिया हमने परिक्षेपण माध्यम का कण है, ये छोटे छोटे क्या है? परिक्षिप्त प्रवस्था के कण। इन दोनों की क्या होता है? टक्कर की वजह से ही ब्राउनी गति होती है। समझाया भी गया उसी की वजह से। ब्राउनी गति को परिक्षेपण माध्यम के अणुओं द्वारा कोलाइडी कणों से असमान टक्करों के द्वारा समझाया गया है। इस टक्कर से वो क्या होता है? तो हमारी गतिज ऊर्जा ट्रांसफर होती है, कण यहाँ से यहाँ, फिर गतिज ऊर्जा ट्रांसफर हुई यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे चलता रहता है।
अब क्या होता है, ये कोलाइडी कण निरंतर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं, जिस वजह से ये स्थिर नहीं हो सकते। कण स्थिर नहीं होते हैं मतलब नीचे नहीं बैठते हैं, लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। गति करने की वजह से, ब्राउनी गति की वजह से कोलाइडी विलयन कैसा होता है, स्थायी होता है। या नीचे लिखा है कि ब्राउनी गति क्या करती है, कणों को स्थिर नहीं होने देती है। ब्राउनी गति कणों को स्थिर नहीं होने देती। अतः ब्राउनी गति क्या करती है, कोलाइडी सॉल को, कोलाइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करती है। तो ब्राउनी गति किसके लिए उत्तरदायी है, कोलाइडी विलयन को स्थायी रखने के लिए उत्तरदायी है। अब हम पढ़ते हैं कि कोलाइडी कणों पर आवेश। आपको याद होगा जब हमने यहाँ पढ़ा रहे थे पीछे, तो हमने कहा था कि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, परंतु कोलाइडी विलयन उदासीन होता है। कोलाइडी विलयन कैसा होता है, उदासीन, लेकिन कोलाइडी कणों पर क्या होता है, आवेश होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कोलाइडी कणों पर आवेश आता कैसे है। ठीक है, कोलाइडी कणों पर हमेशा विद्युत आवेश रहता है। मान लिया यहाँ पर हमने एक कोई कोलाइडी विलयन ले लिया, यहाँ पर ये कोलाइडी कण है, ये क्या ले लिया हमने, कोलाइडी विलयन ले लिया। ये क्या बने हुए हैं, कोलाइडी कण। तो ये ना कोलाइडी कणों पर हमेशा एक आवेश होता है, हमेशा। मान चलो इसके चारों तरफ इस पर कौन सा आवेश है, माइनस, यहाँ भी 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 माइनस। अब हमने ये कोई दूसरा कोलाइडी विलयन लिया, उसमें भी ये कण है। हो सकता है कि इन कणों पर कौन सा चार्ज हो, प्लस। तो ये कोलाइडी कण क्या होंगे, धनात्मक होंगे, सब धनात्मक होंगे। यहाँ लिखा है विलयन के सभी कोलाइडी कणों पर आवेश का जो प्रकृति होती है वो समान होती है। ऐसा नहीं कि एक कण ऋणावेश दूसरा धनात्मक, एक ऋणावेश दूसरा धनात्मक, नहीं। विलयन के सभी कणों पर, विलयन के सभी कणों पर आवेश का नेचर कैसा होता है, प्रकृति समान होती है। अगर ऋणावेश है तो सभी पर ऋणावेश, और यदि धनावेश है तो सभी कणों पर धनावेश। फिर से सुन लीजिए, कोलाइडी कणों पर हमेशा विद्युत आवेश रहता है, लेकिन विलयन के सभी कोलाइडों पर जो आवेश होता है उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा होता है, समान। या तो वो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक, जो कि क्या हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। कुछ हमने यहाँ एक सूची बनाई है, धनात्मक आवेशित सॉल और ऋणात्मक आवेशित सॉल। जल योजित धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड वो भी कैसे, जल योजित, जैसे कि Al2O3 धात्विक ऑक्साइड ये एल्युमिनियम का, उसमें भी क्या जोड़े हैं, H2 अणु जोड़ा है। तो जल योजित धात्विक ऑक्साइड होते हैं, उनका जो सॉल होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, धनात्मक। क्षारीय रंजक जो डाई होती है वो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। हीमोग्लोबिन कैसा है, धनात्मक। धातुएं जैसे कि कॉपर का सॉल, सिल्वर का सॉल, गोल्ड का सॉल, ये सब सॉल कैसे होते हैं, ऋणात्मक आवेशित सॉल होते हैं। जैसे क्षारीय रंजक धनात्मक होती हैं, अम्लीय रंजक क्या होती हैं, ऋणात्मक। धात्विक सल्फाइड, धात्विक सल्फाइड के सॉल कैसे होते हैं, ऋणात्मक। और धात्विक ऑक्साइड कैसे था, धनात्मक था, जल योजित वाला। तो ये सूची है, ये आपको याद करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि कोलाइडी कण, ये हमने कहा ना ऋणावेश हो सकते हैं या धनावेश, हमेशा धनावेश होता है या ऋणावेश, कुछ ना कुछ आवेश होता जरूर है। अब ये आवेश आता कैसे है, ये आवेश आता कैसे है। तो सॉल के कणों पर जो आवेश आता है वो विलयन में उपस्थित आयनों का वो अधिशोषण कर लेता है। यहाँ पर देखो ये कोलाइडी कण है, तो ये तो परिक्षिप्त प्रवस्था है, लेकिन अभी यहाँ पर एक माध्यम भी तो होगा, ये माध्यम भी तो भरा होगा, माध्यम नहीं होगा तो माध्यम पर भी एक आवेश होगा, माध्यम विलयन। तो विलयन में उपस्थित आयनों को ये कोलाइडी कण आवेशित कर लेते हैं। तो सॉल कणों पर आवेश जो होता है वो विलयन से आयनों का अधिमान अधिशोषण की वजह से आता है। परिक्षेपण माध्यम में दो या अधिक आयन उपस्थित होने पर कोलाइड, अब ऐसे नहीं आएगा समझ में, यहाँ से समझते हैं अपन, पहले उस भाषा को छोड़ के यहाँ आते हैं। हमने यहाँ पर एक बीकर लिया और उस बीकर में हमने गोल्ड का सॉल ले लिया। इस बीकर में क्या ले लिया, गोल्ड का सॉल, ये Au, ठीक है। गोल्ड का सॉल हमने ले लिया और ऊपर से हमने इस पे विद्युत अपघट KOH मिलाया। क्या मिलाया, KOH मिलाया। विद्युत अपघट क्या मिलाया, KOH मिलाया। होगा क्या, अब होगा क्या कि ये KOH काय में टूटेगा, KOH टूटेगा K प्लस और OH माइनस। तो गोल्ड क्या करेगी, इस OH आयन को ऊपर
ले लिया। तो K प्लस कहाँ बचा, K प्लस कहाँ बचा, माध्यम में। हमने ये गोल्ड का सॉल लिया और इस गोल्ड के सॉल में हमने क्या डाल दिया, वापस समझिए यहाँ पर कि एक बीकर है, इस बीकर में गोल्ड का सोल है, Au है, ठीक है। और हमने इसमें क्या मिला दिया, KOH, हमने क्या मिला दिया इसमें, KOH। तो KOH काय में टूट जाएगा, K प्लस और OH माइनस। ये OH माइनस कहाँ लेयर बना ली इसने, Au के ऊपर, ये देखिए। तो यहाँ विलयन में क्या बचेगा, सिर्फ K प्लस, ठीक है। तो ये Au गोल्ड कोलाइडी विलयन पर आवेश कौन सा आवेश, ऋणावेश। यहाँ भी क्या आएगा, ऋणावेश। तो ये ऋणावेश कहाँ से आया, विलयन में से ही तो आया। विलयन में कौन कौन से आयन थे, K प्लस और OH माइनस। तो ये गोल्ड के सोल पर जो OH माइनस आया वो कहाँ से आया, विलयन से ही आया, लेकिन वो K प्लस को भी तो ले सकती थी। इसलिए यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि परिक्षेपण माध्यम में 2 या अधिक आयन उपस्थित होने पर, मतलब सीधी बात यहाँ से देखिए आप, सोल के कणों पर आवेश विलयन से, सोल के कणों पर आवेश कहाँ से आता है, विलयन से आयनों का अधिशोषण होता है। सोल के कण पर आवेश कहाँ से आता है, विलयन से आयनों का क्या होता है, अधिशोषण होता है। ये हुआ ना। विलयन में कौन कौन से आयन थे, K प्लस और OH। तो Au ने क्या किया, OH आयन को ले लिया और K प्लस कहाँ बच गया, माध्यम में, परिक्षेपण माध्यम में, ठीक है। अब आप ये बताइए कि कोलाइडी कण तो ऋणावेश हो गया और परिक्षेपण माध्यम को कैसा हो गया, धनात्मक हो गया। कोलाइडी कण कैसा हो गया, ऋणावेश। तो परिक्षेपण माध्यम कैसा हो गया, K प्लस की वजह से धनात्मक। तो ओवरऑल तो ये विलयन क्या होगा, उदासीन होगा ना। तो हमेशा कोलाइडी विलयन उदासीन होते हैं, लेकिन कोलाइडी कण ऋणावेश या धनात्मक हो सकते हैं। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ हमने सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया और इसको NaI की अधिक मात्रा में मिला दिया। AgNO3 लिया और क्या लिया, NaI लिया। और लेकिन NaI की क्या ली है, मात्रा अधिक, इसकी मात्रा कम ली है, इसकी मात्रा अधिक ली है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये AgI का सॉल बन गया। क्या बन गया, AgI का सॉल। ये Ag और ये I क्या बना लिया इन्होंने, सॉल बना लिया, सॉल बना लिया। अब यहाँ क्या बच रहा, और यहाँ पर एक तो नाइट्रेट आयन बच रहा और क्या बच रहा, देखो Ag प्लस, Ag और I मिलके AgI का सॉल्व बना लिया। तो क्या बचा, नाइट्रेट बचा और क्या बचा, Na प्लस बचा। और देखिए अभी I माइनस भी बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि AgNO3 तो हमने कम मात्रा में लिया, जबकि NaI क्या लिया हमने, अधिक मात्रा में। तो Ag प्लस के जितने आयन होंगे वो I माइनस से तो रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी I माइनस क्या होगा, विलयन में बच जाएगा, क्योंकि NaI हमने क्या लिया, अधिक मात्रा में। ऐसे मानो कि हमारे पास 2 Ag प्लस है, मान के चलो Ag प्लस के कितने आयन है, 2, और मान के चलो I के हमारे पास 4 आयन है। तो कितना AgI बन जाएगा, 2 AgI बन गया। 2 Ag की Ag आयन, 2 I की आयन लेने, लेकिन अभी संग में क्या बच गया, ये 2 AgI तो बन गया, लेकिन क्या हुए, 2 I माइनस 2 आयोडाइड आयन बचे कि नहीं बचे। तो वैसे ही इधर होता है कि जब हम सिल्वर AgNO3 और NaI को लेते हैं तो AgI का सॉल्व बन जाता है, लेकिन साथ में और क्या बच रहा है, नाइट्रेट आयन बच रहा है, सोडियम आयन बच रहा है और आयोडाइड आयन भी बच रहा है, क्योंकि NaI क्या लिया हमने, अधिक मात्रा में लिया। तो यहाँ पर ये भी बच रहा है। तो अब ये सॉल्व क्या करेगा, ये सॉल्व क्या करेगा, विलयन में से आयनों का क्या करेगा, अधिशोषण करेगा। ये लाइन तो वो बोल रहे हैं कि सॉल्व पर आवेश कैसे आता है, सॉल्व पर आवेश विलयन में से आयनों के अधिशोषण से आता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि विलयन में तो नाइट्रेट आयन भी है, सोडियम आयन भी है, आयोडाइड भी आयन है, तो कोलाइडी विलयन किस आयन का अधिशोषण करेगा। तो याद रखना कि कोलाइडी विलयन हमेशा उस आयन का अधिशोषण करता है जो कोलाइडी विलयन में भी जो आयन उपस्थित हो। तो कोलाइडी विलयन में जो आयन उपस्थित होते हैं, कोलाइडी विलयन उसी आयन का अधिशोषण करता है जो कोलाइडी विलयन में भी उपस्थित हो। अब आप ये बताइए कि AgI का विलयन है, तो इस विलयन में, इसमें और इन तीनों में कौन कॉमन है, इसमें और इन तीनों में कौन कॉमन है, इसमें और 1 2 3, इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा, I माइनस। तो आयोडाइड आयन ऑलरेडी में क्या होता है, कोलाइडी विलयन में उपस्थित है। हम भाषा यही बोल रहे हैं कि कोलाइडी सॉल उस आयन का अधिशोषण करता है जो आयन उसमें खुद उपस्थित हो। तो कोलाइडी सॉल में कौन से आयन है, Ag और I के, Ag प्लस और I। तो Ag तो इधर है नहीं, तो Ag का अधिशोषण नहीं होगा, किसका अधिशोषण होगा, I का। तो ये I माइनस
ये I माइनस, ये I माइनस, मतलब ये क्या हो गया, ऋणात्मक सॉल। तो यहाँ से आयन की आवेश की उत्पत्ति होती है। एक एग्जाम्पल और देखिए आप, हमने उल्टा कर दिया दूसरे एग्जाम्पल में। फिर से हमने वही लिया NaI और लिया हमने AgNO3। अभी भी हमने यही लिया था AgNO3 और NaI। किसका सॉल बनेगा, AgI का सॉल बनेगा। ये AgI का सॉल बन गया। लेकिन इस बार हमने अभी किसको अधिक मात्रा में लिया था, NaI को, लेकिन इस बार हम किसको ले रहे हैं, अधिक मात्रा में। तो क्या होगा, AgI मिल गया, Ag और I मिलके AgI बना लिया। साथ में क्या बच रहा है, Na+ और नाइट्रेट आयन, और साथ में क्या बचेगा, यहाँ I माइनस बचा था। क्यों बचा था I माइनस, क्योंकि NaI क्या था, अधिक मात्रा में, जबकि यहाँ I नहीं बचेगा। जितने I होंगे वो तो Ag+ से रिएक्ट कर चुके होंगे, लेकिन AgNO3 अधिक मात्रा में है, तो कौन सा आयन और बच जाएगा, Ag+। अब हमारा ये सॉल है, ये क्या है हमारा सॉल। सॉल में और इन तीनों आयन में कौन कॉमन है, Ag+। तो अब क्या होगा, Ag+ जाकर इस पर लेयर बना लेगा। ठीक है। अब यहाँ हम एक भाषा पढ़ते हैं बुक से। देखिए भाषा, जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन को जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन को पोटेशियम आयोडाइड विलयन में मिलाया जाता है। जब सिल्वर नाइट्रेट को, ये सिल्वर नाइट्रेट है हमारा, ये सिल्वर नाइट्रेट, और किस में लिया हमने, पोटेशियम ले लें या सोडियम आयोडाइड, कुछ भी ले सकते हैं। तो पोटेशियम ले लिया, मान के चलो KI ले लिया उन्होंने, क्या ले लिया, KI। तो KI से भी वही होगा ना। तो पोटेशियम आयोडाइड में मिलाया जाता है, तब अब क्षेपित सिल्वर आयोडाइड बना था। तो सिल्वर आयोडाइड पे क्या आया, सिल्वर आयोडाइड परिक्षेपण माध्यम से किसका अधिशोषण करता है, आयोडाइड आयनों का। आयोडाइड आयन का किया था ना। लेकिन जब हम क्या करें, KI विलयन को किसकी अधिक मात्रा में लें, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अधिक मात्रा में लें, तो हमारा किसका अधिशोषण करता है, Ag+ का। ये देखिए एक बार बन रहा है AgI, किसका अधिशोषण किया, आयोडाइड आयन का। दोबारा में किसका किया, AgI और सिल्वर Ag+ का। ये किस वजह से हुआ, जब हमने एक्चुअली में बुक में ये पोटेशियम आयोडाइड ले लिया उनने, सोडियम आयोडाइड की वजह से। जब हम सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम या सोडियम आयोडाइड के साथ मिलाएं तो हमारा सिल्वर आयोडाइड का सॉल बनता है। लेकिन जब हम सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड की अधिक मात्रा लेंगे तो ये किसका, कैसा सॉल बनेगा, आयोडाइड आयन का अधिशोषण होगा। जब हम AgNO3 को अधिक मात्रा में लेंगे तब किसका अधिशोषण होगा, आयोडाइड का नहीं होगा, किसका होगा, Ag+ का। तो यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है हमारा कौन सा सॉल, AgI, और ये आयोडाइड आयन का अधिशोषण होगा। और यहाँ पर बन रहा है AgI और किसका अधिशोषण हुआ, Ag।